हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी क्लास को प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे और प्रॉपर अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था कि साउंड, उसके बाद में अपन ने जो मोशन यानी गति वाला चैप्टर पढ़ा। अब अपन बल एवं दाब के बारे में पढ़ते हैं। बल क्या चीज़ होती है, दाब क्या चीज़ होती है। और बल और दाब में जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है हमारा कि न्यूटन्स की गति के नियम, यानी न्यूटन की गति के जो नियम हैं, न्यूटन ने जो लॉ दिए यानी नियम दिए गति के, वो कौन कौन से नियम हैं, किस प्रकार से वो यूज आते हैं और कैसे कैसे अपन उन चीज़ों को सीखें। ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बात करूं कि न्यूटन ने 1887 में न्यूटन ने फिलोसॉफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक में अपने गति के 3 नियम प्रकाशित किए। दोस्तों, आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना नाम, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन्स की गति के नियम न्यूटन ने कौन सी बुक में लिखी है। हालांकि आपको जैसे ही ऑप्शन देगा तो आप उस चीज़ को समझ जाओगे, लेकिन फिर भी आप एक बार दिमाग में रखना। ठीक है दोस्तों। बात आती है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की, यानी न्यूटन का पहला नियम क्या कहना चाहता है हमसे और वो क्या कहता है। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, अगर वो वस्तु हमारे पास रखी है तो वो रखी रहेगी, वो गति नहीं करेगी, मोशन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तब तक वो गति नहीं करेगी। जैसे कोई बस खड़ी है, तब तक उसको स्टार्ट करके गियर लगा के अगर रेस एक्सीलरेटर नहीं दबाएंगे, तब तक वो वहीं खड़ी रहेगी। दोस्तों, मेरे पास एक बुक है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, अगर इस पर मैं बाह्य बल नहीं लगाऊंगा, इसकी जो स्थिति है उसमें चेंजेस नहीं करूंगा, तो ये वहीं रखी रहेगी। तो फर्स्ट लॉ इस न्यूटन्स ये कहता है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उस पर अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। देखो, जैसे मैं आपको कोई बताऊं कि बस चल रही है, जब तक वो चलती रहेगी तब तक अपन उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे। यानी अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गति ही रहना चाहती है, तब तक वो गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और वो स्थिर तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। आगे हमें क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति विराम की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। दोस्तों, ये आपसे ऐसा कोई रेलवे का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम नहीं रहा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जड़त्व, जड़त्व क्या है, या जड़त्व गति के कौन से नियम पर काम करता है? तो हम कहेंगे कि जड़त्व गति के प्रथम नियम पर काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति या विराम की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, वो जड़त्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों। ये अपन ने देखा कि जड़त्व क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा। अब देखो, यहां जड़त्व के बारे में बताया गया है कि जड़त्व क्या है, कितने प्रकार का होता है। जड़त्व यानी इनर्शिया का संबंध वस्तु के द्रव्यमान से होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कभी भी पूछ लेगा आपसे कि जड़त्व का संबंध मुख्यतः किससे है, आपको ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन में आपको द्रव्यमान भी दे देगा। तो द्रव्यमान का यानी जड़ता का नियम यानी इनर्शिया जो का संबंध सीधे सीधे किससे है? द्रव्यमान से। अब बात आती है कि विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और एक दिशा का जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? आपको फर्स्ट ऑप्शन में ये दे दिया, सेकंड ऑप्शन में ये दे दिया, थर्ड ऑप्शन में ये दे दिया।
और फोर्थ ऑप्शन में कोई और ही दे देगा, पूछ लेगा कि बताइए इसमें से गलत कौन सा है। तो जड़त्व तीन प्रकार का होता है, एक तो विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व और एक दिशा का जड़त्व। आइए हम एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि विराम का जड़त्व क्या है, गति का जड़त्व क्या है और दिशा का जड़त्व क्या है। विराम के जड़त्व की अगर बात करें कि किसी वस्तु का अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होना, यानी वो कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु का अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन में असमर्थ होना, यानी अगर कोई वस्तु रखी हुई है और वो विराम की अवस्था में है और उसकी अवस्था में परिवर्तन न हो रहा, नहीं होना या परिवर्तन करने में असमर्थ होना, ये क्या है, विराम का जड़त्व। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है, एग्जाम्पल बताया गया है कि पेड़ के हिलाने पर फलों का गिरना, रोजर कोस्ट की तरह राइड स्टार्ट पर अचानक पीछे गिर जाना, घोड़ा दौड़ने पर सवार का पीछे गिर जाना। अब देखो क्या बताना चाह रहा है, ये विराम का जड़त्व ये कहना चाहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहना चाहती है। कहना चाहता है कि यदि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही बनी रहना चाहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब अपन पेड़ फल एक जगह स्थिर है और जब पेड़ की डाली को हिलाते हैं तो डाली हिलाते हैं लेकिन फल नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो विराम अवस्था में रहता है, डाली हिलती है तो वो अचानक टूट जाता है। जब अपन मान लो घोड़े पे बैठे हैं और घोड़ा अचानक चलता है तो अपन पीछे की ओर धक्का क्यों खाते हैं? क्योंकि अपनी स्थिति वही थी, अपन उसी स्थिति पर बना रहना चाहते हैं। घोड़ा आगे निकलना चाहता है, हम उसी स्थिति पर बना रहना चाहते हैं, तो पीछे गिरने का डर होता है। जब अपन बस में खड़े होते हैं और वो अचानक चल पड़ती है तो अपन पीछे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस बस के कांटेक्ट में तो है, बट जो बस चलने के बाद हमारी बॉडी वहीं विराम की अवस्था में रहना चाहती है। बस आगे निकल जाती है, अपन पीछे गिरने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है कि गति का जड़त्व क्या होता है। ये था विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, तो विराम का जड़त्व ये था। अब बात आती है गति के जड़त्व की। गति का जड़त्व क्या कहता है कि किसी वस्तु का अपनी गति अवस्था में परिवर्तन में असमर्थ होना, यानी मेन बात क्या है कि जब कोई वस्तु गति कर रही है और अपन उसको रोकना चाहें और वो रुके नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल किसी बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना। अगर मान लो हम किसी बस में सवारी कर रहे हैं और सीट पे बैठे हैं, जब अचानक कोई ब्रेक लगा देता है तो हम आगे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि अपन गति में थे, गति अवस्था में थे अपन, और गति अवस्था में होने के कारण हम गति अवस्था में ही रहना चाहते हैं जबकि बस रुक रही है। तो वो क्या हो गया, गति का जड़त्व हो गया। घोड़े दौड़ते अचानक रुकने पर सवार का पीछे की आगे की ओर गिरना, बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग के टक्कर पर चालक का उछलना। जब तक अगर मान लो कोई ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं पहनेगा और अचानक ब्रेक लगाएगा तो आगे शीशे की तरफ जाएगा वो। तो ये क्या है, गति का जड़त्व दोस्तों। इसके बाद अगर अपन बात करें कि इसके बाद क्या है, दिशा का जड़त्व। कौन सा? थर्ड अपना था दिशा का जड़त्व, यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसी वस्तु का अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होना। दोस्तों इनके नाम में ही इनके जो डेफिनेशन है वो छुपी हुई है। वहां गति का विराम का था तो विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही थी, गति में था तो गति के विरोध कर रही थी, और अब दिशा का है तो दिशा में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, यानी असमर्थ है। वाहन तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ता है तो चालक एक और झुक जाता है। जब भी अपन किसी बस में बैठते हैं तो अगर मान लो गाड़ी अगर राइट की तरफ तरफ घूम रही है तो अपन लेफ्ट की तरफ झुकेंगे, और अगर गाड़ी अगर लेफ्ट की तरफ घूम रही है तो अपन राइट की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी दिशा एकदम स्ट्रेट थी और हम उसी दिशा में रहना चाहते हैं हम तो, लेकिन गाड़ी क्या है, घूम गई। तो ये क्या हो गया, एक दिशा का जड़त्व हो गया।
चाकू को धार करने वाले घूर्णन रिंग के निकलने वाली चिंगारी की दिशा घूर्णन के रिंग स्पर्शीय दिशा में होता है। यह दिशा के जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने जड़त्व पढ़ा। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। तीनों को अपन ने पढ़ा, तीनों के प्रॉपर तरीके से अपन ने एग्जाम्पल देखे। अब दोस्तों आपसे पूछ लेगा वो कि इसमें दिशा का जड़त्व का एग्जाम्पल कौन सा है, विराम की अवस्था का जड़त्व का एग्जाम्पल कौन सा है, या फिर आप गति के जड़त्व का उदाहरण बताइए। तो अपन इन उदाहरणों को प्रॉपर तरीके से समझा अपन ने, और प्रॉपर तरीके से अपन ने उदाहरण देखे, एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है मोमेंटम यानी संवेग। संवेग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सही वेग, यानी संवेग का मतलब क्या हो गया? सही वेग, यानी सैंती का मतलब हो गया द्रव्यमान के साथ में वेग। किसी वस्तु में कितना द्रव्यमान है फिर भी वो गति कर रही है, यानी वो उसका संवेग है। तो संवेग का सूत्र ही क्या हो गया कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग को गुणा कर दिया जाए तो उस वस्तु का संवेग निकल जाएगा, यानी मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो P इजिकल टू एम बी होता है। इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करें तो द्रव्यमान का क्या होगा? kg, और अगर वेग की बात करें तो मीटर पर सेकंड। तो यहां क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। राशि कौन सी है? ये सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा है, वेग है, एक सदिश राशि है, इस वजह से ये क्या है? सदिश राशि। फिर बात आती है आवेग। आगे आवेग क्या होता है दोस्तों? इंपल्स, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को ही आवेग कहा जाता है। क्या कहना चाह रहा है ये कि संवेग में परिवर्तन की दर, उसको ही क्या कह रहा है? आवेग। अर्थात जैसे मान लो ये P है, P1 है, ये 2 किलो का है, 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये P2 है, 2 किलो का है, 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो P1 माइनस P2 बराबर कितना हो गया? 6 किलोमीटर पर सेकंड, यानी ये इसका क्या हो गया? आवेग हो गया। यानी संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन, यानी पहले संवेग कितना था, फिर बाद में संवेग कितना हो गया है, यानी संवेग में परिवर्तन को ही अपन क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो आपसे आवेग कभी भी पूछ लिया जाए तो संवेग में परिवर्तन को ही अपन क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद की बात करूं मैं, ठीक है, अगर इसके बाद की बात करें अपन तो ये देखो, यहां अपने पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ। अब देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब अपन देखते हैं कि जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है, तो अपन ने अभी देखा था कि न्यूटन का जो पहला नियम था ना, न्यूटन का जो पहला नियम था उसमें अपन को संवेग है उसके समीकरण के बारे में बताया गया है। तो आप इस चीज को प्रॉपर ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या बताता है? हमें समीकरण के बारे में बताता है। किसके समीकरण के? संवेग के समीकरण के बारे में। लेकिन जो सेकंड लॉ होता है वो हमें क्या बताता है? संवेग की परिभाषा के बारे में बताता है। आइए सेकंड लॉ पढ़ते हैं। किसी भी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वह होती है जो बल की दिशा होती है। यानी ये कहना क्या चाहता है कि किसी भी वस्तु में की संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, कि उस पर कितना बल काम कर रहा है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अब देखो, यहां देखो, बल को बताया गया है। यहां पे क्या बता रहा है? बल को बता रहा है। सेकंड लो क्या बता रहा है? बल को बता रहा है कि F बराबर क्या होता है? mv होता है। ठीक है, तो F बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय। ये संवेग में परिवर्तन कैसा होगा? कैसा होगा दोस्तों? द्रव्यमान इंटू प्रारंभिक वेग, द्रव्यमान इंटू अंतिम वेग, और दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा? संवेग हो गया। संवेग में परिवर्तन हो गया, यानी आवेग बोल सकते हैं अपन इसको।
क्या बोल सकते हैं, आवेग बटे समय को ही अपन बल भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं दोस्तों। अब देखो यहां क्या बता रखा है इसने कि एफ बराबर एम वी माइनस यू बटे टी, और वी माइनस यू बटे टी क्या होता है, त्वरण। तो एफ बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्या हो गया। यानी यहां से अपन बल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, बल का फॉर्मूला। देखो यहां से अपन ने ये बल का फॉर्मूला निकाल लिया कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि देखो संवेग में परिवर्तन यहां ले लिया, एम यहां से अपन ने कॉमन ले लिया। देखो एम अपन ने अगर कॉमन लिया है ना, तो वी माइनस यू बच गया ये, और बटे में क्या है, टी। वी माइनस यू बटे टी क्या होता है, ए, अर्थात एफ फिजिकल टू क्या बच गया, एम ए। यानी फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो अपन गति के सेकंड नियम से बल के समीकरण की बात कर सकते हैं। गति का जो सेकंड नियम है, गति का दूसरा नियम है, दूसरा नियम है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, बल का समीकरण, बल के समीकरण की बात कर सकते हैं। समय के साथ रैखिक गति के परिवर्तन की दर के पिंड को द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ये क्या कहना चाहता है, समय के साथ रैखिक गति के परिवर्तन की दर पिंड के द्रव्यमान व उसके त्वरण के बराबर होती है। यानी एफ बराबर, इसने क्या बोल दिया कि एफ बराबर एम ए होता है। क्या होता है, एम ए। यानी फोर्स बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम बट ए टाइम इंटरवल। ये इसने बता दिया सीधा ही। ठीक है दोस्तों। अगर उसके बाद की बात करूं मैं, उसके बाद की यदि बात करें अपन, उसके बाद की बात करें तो वो क्या कहना चाहता है कि फोर्स, फोर्स इजिकल टू क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी एफ बराबर एम ए आ गया। ठीक है दोस्तों। एफ इज द नेट फोर्स अप्लाई इन एम इन द मास ऑफ द बॉडी एंड ए इज द बॉडी ऑफ एक्सेलरेशन। यानी एफ क्या है, जो वस्तु पर लगाया गया बल है। एम क्या है, द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है। और ए क्या है, वस्तु का त्वरण है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। यानी ये कहना क्या चाहता है, अगर मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसकी गति का जो प्रतिरोध है, यानी उसको गति करने में रोकना। अर्थात यहां कौन सा, मैं एक बात कहूं तो क्या है, इसमें विराम का जड़त्व की बात आती है। जैसे मान लो एक हाथी है, हाथी का वजन ज्यादा है और खरगोश का कम है। यानी अपन इसको उतना ही धक्का लगाएं, उतना ही बल बल लगाएं, और इसको उतना ही बल लगाएं, तो ज्यादा तेज कौन जाएगा, ये जाएगा। यानी एक तो अपन 10 किलो की बॉल को फेंकें और एक 2 किलो की बॉल को फेंकें, तो ज्यादा दूर उसी बल से, सेम बल से अगर फेंकें तो ज्यादा दूर कौन सी जाएगी, 2 किलो की बॉल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये अपन इस यहां से ये समझ सकते हैं न्यूटन का दूसरा नियम और अनुप्रयोग। एथलीट प्रभाव को कम करने के लिए दौड़ खत्म करने के बाद धीरे धीरे रुकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब भी कोई इंसान दौड़ रहा है ना, तो एकदम वो रनिंग में आ चुका है, और दौड़ते जब अचानक रुकता है तो एकदम से नहीं रुकता, वो धीरे 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 रुकता है। क्योंकि वो अपने किसको कम करता है, वो अपने उस फोर्स को कम करता है। गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे क्यों कहता है, ये गति का दूसरा नियम है। क्योंकि वो अपने उस गेंद के फोर्स को, मतलब टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है दोस्तों। अगर उसके बाद की बात करें अपन, उसके बाद क्या दे रखा है इसने, उसके बाद बताया गया कि ट्रेन की बोगियों के बीच, ट्रेन की बोगियों के बीच वफर्स दिए जाते हैं। पैकिंग करते समय चीनी मिट्टी के बर्तन को पोल कागज में लपेटा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो पैकिंग करते समय अगर चीनी मिट्टी के बीच में कागज का बर्तन नहीं देंगे तो वो अचानक कोई भी अगर मान लो झटका लगा उनको तो वो तुरंत टूट जाएंगे। और अपन बीच में कागज वगैरह लगा देते हैं तो वो प्रॉपर आसानी से वो तरीके से
रखे रहते हैं, टूटते नहीं हैं। बल क्या होता है? इसे किसी विशेष वस्तु को धकेलने या खींचने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जो एक सदिश राशि बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो बल क्या है? बल की डेफिनेशन ये बता रहा है, इसे किसी विशेष वस्तु को धकेलने या खींचने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। एक बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जो एक सदिश राशि बनती है। क्या बनती है दोस्तों? सदिश राशि बनती है। ठीक है, बल को इस समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण हो गया। बल को न्यूटन की एसआई इकाई में मापा जाता है। इसे प्रतीक एफ द्वारा दर्शाया जाता है। एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी इसका जो एसआई मात्रक होगा ना, बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, किलोग्राम किसका? द्रव्यमान का मात्रक। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है? त्वरण का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसको न्यूटन्स भी कहते हैं अपन, न्यूटन। जब ये समीकरण भी न्यूटन नहीं दिया तो इसके नाम पे न्यूटन रख दिया। अर्थात सीडीएस मात्रक है तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, अर्थात इसको डायन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो यहाँ से अपन कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भले ही इसको अलग कलर से अपन कर देते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, ये चीज़ अपन ने पढ़ी। इसके बाद आता है दोस्तों कि अपन फॉर्मूला कैसे निकालें इसका। इसको प्रॉपर तरीके से याद रखने की जो टेक्निक है, वो एक त्रिभुज बना दिया अपन ने। त्रिभुज बनाने के बाद अगर एफ एम ए, यानी एफ लोगे तो दोनों गुणा में हो जाएंगे क्योंकि बराबर में है। और अगर ए निकालना है तो एफ बटे एम हो जाएगा, और एम निकालना है तो एफ बटे ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एफ निकालना तो एम इंटू ए हो जाएगा। यानी ये तीनों समीकरण आपको याद रखने हैं। अगर आप तीनों समीकरण भी याद नहीं रख पाते हो और एक समीकरण जो ये वाला है, अगर ये भी आप याद रखते हो, तो ये बाकी के 2 समीकरण आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि बल से संबंधित अवधारणाएं क्या है, यानी कंसेप्ट रिलेटेड टू फोर्स। ठीक है, इससे संबंधित जो अवधारणाओं की अगर बात करें अपन, तो ये देखो, थ्रस्ट होता है, टार्क्यो होता है और ड्रग्स ड्रग होता है। किसी वस्तु के वेग को बढ़ाता है थ्रस्ट। ठीक है, किसी वस्तु की घूर्णी गति में परिवर्तन उत्पन्न करता है और किसी वस्तु के वेग को कम करता है। ठीक है, ये उसकी अवधारणाएं। बात आती है न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात करें तो अपन न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहना चाहता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एक विपरीत दिशा प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम दर्शाता है कि प्रकृति में बल हमेशा जैसे युग में होते हैं, एक एकल पृथक संभव नहीं है। यानी ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि कोई भी वस्तु है, उसके साथ अपन कोई भी क्रिया करेंगे तो वो अपने साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगी। कैसे दोस्तों? मैं आपको बताऊं कि जैसे ही अपन चलते हैं तो अपन जितना फोर्स जमीन के ऊपर लगा रहे हैं या धरती के ऊपर अपन जितना फोर्स लगा रहे हैं चलने के लिए, धरती भी हमारे विपरीत में उतना ही फोर्स लगा रही है। हमारा वजन कम है तो हम आगे की ओर चले जाते हैं, धरती का वजन ज्यादा है तो धरती वहीं रहती है। एक एग्जाम्पल और दूं मैं आपको कि जब भी अपन बंदूक चलाते हैं, बंदूक से गोली निकलती है ना दोस्तों, तो चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि जितने फोर्स से जब गोली आगे जा रही है ना, उतने ही फोर्स से बंदूक पीछे की ओर आती है। लेकिन गोली इतनी तेज क्यों चले जाती है? क्योंकि गोली का वजन है ना, जो बंदूक के वजन से कई गुना कम है, तो गोली आगे की ओर चले जाती है, बंदूक का पीछे की ओर धक्का लगता है। इसी को अपन क्या कह सकते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गति के थर्ड लॉ से हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहां से अपन लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन लें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि गति का तीसरा नियम, देखो गति के तीसरे नियम का उदाहरण का अनुप्रयोग बात करें अपन, तो जो एरोप्लेन होते हैं ना, एरोप्लेन, तो उसकी क्या होती है? हॉट गैसेस होती हैं
जो उसके पंखे के या उसके जो इंजन होता है उसके द्वारा बाहर निकलती है। तो जब वो बाहर निकलेंगी तो वो उस जेट प्लेन को, जेयर एयरलिफ्ट को आगे की ओर धकेलती है। जब रॉकेट होती है तो रॉकेट के नीचे से एक आग सी निकलती है जो उसको ऊपर की ओर धकेलने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी क्या है, गति के तीसरे नियम के उदाहरण। अगर एक एग्जाम्पल की ओर मैं बात करूं कि जब नाविक होता है, जब नाव में से अगर किनारे की ओर उतरेगा ना तो वो नाव पीछे की ओर हट जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो आगे की ओर जा रहा है तो आगे जितना उसने जाने में फोर्स लगाया, उसके पैर के द्वारा उस नाव की तरफ उतना ही फोर्स लगा, तो वो नाव पीछे की ओर आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने पढ़ा है गति के तीसरे नियम में। एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद क्या है। ये देखो, अब बात आती है सेकंड लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। जो सेकंड लॉ है, अब देखो, इस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखो, ये बताना चाह रहा है हमें सेकंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, यहां से हमें बल का फॉर्मूला मिल गया। थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण के द्वारा। अब यहां देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका ध्यान रखना। मैंने जब अभी आपको जो बंदूक वाला वो एग्जाम्पल दिया है, तो बंदूक वाला जो एग्जाम्पल है ना, उसमें देखो दोस्तों, M1V1 प्लस M2V2 इजिकल टू M1V1 प्लस M2V2। देखो क्या होता है कि चलने से पहले द्रव्यमान और चलने के बाद द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां से अपन को ये फॉर्मूला अपने बहुत ही काम का है, इस चीज को ध्यान रखना आप। M1V1 M2V2 इजिकल टू M1V1 M2V2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन ने ये चीजें सीखी है। इसके बाद अपन लेते हैं, ठीक है, अभिकेंद्रीय। दो प्रकार का होता है बल, एक अभिकेंद्रीय त्वरण व अभिकेंद्रीय बल। इन दोनों को सेम ही है। यानी ए बी बराबर क्या होता है, V² अपन R²। एफ बराबर M V² अपन R, अर्थात M V² अपन R दिशा केंद्र की तरफ होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें अपन ने देखी हैं। यहाँ देखो, घर्षण क्या होता है। घर्षण ठोस सतहों पर द्रव और एक दूसरे के विपरीत फिसलने वाली भौतिक तत्वों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, तो घर्षण क्या होता है। देखो, जब भी अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अपन ने कोई टायर है अपने पास, उसको अपन ने मतलब जोर से चलाया। अब वो टायर रोटेट हो रहा है यानी गति कर रहा है, लेकिन वो धीरे 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 रुक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एक एनवायरमेंट में जो कण है उनका घर्षण हो रहा है, और घर्षण की वजह से कोई भी वस्तु अपनी गति में धीरे 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 कमी करती हुई वो रुक जाती है। यानी घर्षण ठोस सतहों, द्रव परतों और एक दूसरे के विपरीत फिसलने वाले भौतिक तत्वों के सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल होता है। ठीक है, फिर बात आती है कि प्रेशर क्या है, दाब क्या है। तो दाब क्या है, यह मापने का एक तरीका है या किसी क्षेत्र पर कितना बल कार्य कर रहा है। यदि आप किसी कील को उसके सिरे से लकड़ी के तख्ते में धकेलने का प्रयास करते हैं, क्या आप सफल होंगे। यानी जैसे मान लो, अगर मान लो ये कील है और आपने इस तख्ते में इस कील को ठोकना चाहा या गाड़ना चाहा, तो आप हथेड़े के द्वारा इस पर कितना दाब लगा रहे हो, कितना बल लगा रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना है। यहाँ से नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो, तो बल किसे कहेंगे अपन, सीधी सी बात अपने पास ये आती है कि लकड़ी के, देखो यहाँ से लकड़ी के तख्ते में नुकीले सिरे से कील को ठोकना आसान होता है, क्योंकि क्षेत्रफल जितना छोटा होगा उसका बल के लिए सतह दबाव उतना ही होगा। अर्थात दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल
बटे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल जितना कम होगा अपन दाब उतना ही अधिक लगेगा। किसका? जैसे मान लो ये कोई टुकड़ा है और इस टुकड़े पे अपन कोई कील ठोक रहे हैं, तो कील का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, यानी नुकीली चीज आसानी से ही किसी लकड़ी के गत्ते में या किसी में भी आसानी से चली जाती है। इसलिए दाब को किसी दिए गए इकाई क्षेत्रफल बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब का वर्णन और गणना करने के लिए प्रयुक्त सूत्र यह है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या हो गया दोस्तों? कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, यानी P बराबर F अपॉन ए हो गया। F का मतलब क्या हो गया? बल बटे क्षेत्रफल। यानी दाब का जो SI मात्रक क्या हुआ? तो दाब का SI यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल हो गया। यानी 1 पास्कल बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो गया। यानी दाब की ऐसा इकाई पास्कल है जो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है के बराबर होती है। किलो पास्कल, पास्कल इकाई का 10,000 गुणक है, यानी 1 किलो पास्कल 1,000 पास्कल के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने दाब के बारे में पढ़ा है। इसके बाद अगर अपन आगे पढ़ना चाहेंगे तो वो होगा अपना नेक्स्ट वायु और जल दाब के बारे में, जो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा वो अपना प्रॉपर तरीके से पढ़ा अपन ने, ये चीज़ें हैं और ये अपन ने पढ़ा। अब मुझे लगता है कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी हो लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।